हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम बायो का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अब देखिए, हमें अपने फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, अब क्या हुआ, जब हम लोग आज़ाद हुए तो आप लोगों को पता है कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो हम लोगों को पार्टीशन को झेलना पड़ा। पार्टीशन को जब हमें झेलना पड़ा तो उससे हमें बहुत सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो थे वो हमें झेलने पड़े। जैसे बहुत सारे हमारी कंट्री में ऐसे एरियाज़ थे जहाँ से हम अपनी फसलों को पैदा करते थे जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चले गए। और बहुत सारी हमारी ऐसी फैक्ट्रीज़ थी, हमारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जिनका रॉ मटेरियल हमारा उन एरिया से आता था जो पाकिस्तान में चले गए। वाइस वर्सा की हमारी जो हमारी फार्मिंग थी वो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल सप्लाई करती थी जो पाकिस्तान के हिस्से में चली गई, दोनों वाइस वर्सा। तो ऐसी सिचुएशन में न केवल हमने पार्टीशन को झेला बल्कि हमने बहुत सारे अलग अलग क्राइसिस को झेला। अब उन्हीं में हमारा एक क्राइसिस क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारा हमारा फर्टाइल एरिया जो था पाकिस्तान में चला गया और अब हमें अपनी रिमेनिंग जो हमारी पॉपुलेशन थी उसकी फूड की नीड्स को पूरा करना था। अब उसके फूड की नीड्स को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ को करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने अपनी हमें कॉलोनाइजेशन किया हुआ था तो उन्होंने इंडिया की वेल्थ को बहुत बुरी तरीके से ड्रेन किया। तो ना केवल हमें अपनी उस सिचुएशन को संभालना था बल्कि अपनी आगे आने वाली जनरेशन को और हेल्दी करना था और उनकी एटलीस्ट कम से कम हम बेसिक फूड की नीड्स को हमें पूरा करना था। तो क्योंकि हमने पार्टीशन को झेला, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली हम सब बहुत ड्रेन हो चुके थे, हमारा नेशन बहुत ड्रेन हो चुका था। तो ऐसी सिचुएशन में डील करने के लिए जब हमारे जो हम बोले पॉलिटिशियंस थे, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स थे, उन्होंने 5 ईयर प्लान किए कि किसी भी जब हम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके जो हम बोले डिसीज़न है, उसके निष्कर्ष जो हैं, उसके लिए हमें 4-5 साल तक पता लगता है कि उसका हमारा क्या फाइनल जजमेंट रहा। तो इसके लिए जो हमारी पॉलिसीज़ बनाई गई वो 5-5 साल के हिसाब से बनाई गई। तो सबसे पहले जो हमारी बेसिक नीड थी उस समय के हिसाब से वो थी इतनी बड़ी पॉपुलेशन की फूड की नीड को पूरा करना। अब फूड की नीड को पूरा करने के लिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि आप आज़ाद हुए और आपने एकदम से अपनी जो ज़मीन है उसको फर्टाइल कर लिया, उस पर आपने फसलें उगाना शुरू कर दिया। एवरीथिंग विल टेक टाइम। तो इन द प्रोसेस हमारे कंट्री के जो पॉलिसी मेकर्स थे तो उन्होंने उस समय के इंडिया की पॉपुलेशन की फूड की नीड को पूरा करने के लिए, क्योंकि हम इतना कैपेबल नहीं थे कि सारी उस पैदावार को हम उगा सकें, तो हमने बाहर की कंट्रीज से उसको अनाज को मंगाया। तो हम अमेरिका से हम लोगों ने अनाज मंगाना शुरू किया। तो जब हमने अमेरिका से अनाज मंगाना शुरू करा तो वो जो अनाज भेजते थे हमारे नेशन में, वो लाल रंग का जो गेहूँ होता था वो भेजते थे। और वो जो गेहूँ होता था, क्योंकि ऑब्वियसली जब दूसरी कंट्रियों से ये पता लग जाएगा कि एक ऐसी कंट्री है जो कि अपनी खाने की ज़रूरत भी नहीं पूरा कर पा रही, तो वो आपको वो खाना देगी जो उसके लिए बेकार है और वो बहुत ज़्यादा प्राइजेस पे देगी, क्योंकि उसे पता है कि आपकी बार्गेनिंग पावर तो है ही नहीं, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको उसे ख़रीदना ही पड़ेगा क्योंकि आप अपने देश में उसको उगाने के लिए कैपेबल नहीं हो। तो वो हमें ना लाल रंग का अनाज भेजते थे जो कि बहुत बेकार होता था और बहुत हाई प्राइजेस पर बेचते थे हमें। उस समय हमारी ज़रूरत थी, हमें ख़रीदना पड़ा। लेकिन जो हमारे पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने इस सिचुएशन को फाइनली डील करने के लिए पॉलिसीज़ जब बनाई तो उन्होंने एक टर्म दी। उस टर्म को नाम दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन। इसे हिंदी में हरित क्रांति बोला जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत हमारी जो साइंटिस्ट थे, हमारे जो एग्रीकल्चरलिस्ट थे, जैसे कि जो हमारे फार्मर्स थे, उन सबको समझाया गया, एक तरीके से काउंसलिंग करी गई। आज की भाषा में मैं उसको बोलूँ, 70-75 साल की बात को जब आपको उसको ज़्यादा आप कोरिलेट कर पाओगे, उन्हें समझाया गया कि किस तरीके से उन्हें अपनी खेती के करने के तरीक़ों में चेंज करना है जिससे वो सेम पीस ऑफ लैंड पर ज़्यादा पैदावार कर सकें।
जब वो ज़्यादा पैदावार पैदा करेंगे तो न केवल हम किसान को ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि वो सेम पीस ऑफ लैंड पर ज़्यादा फसल उगा रहा है, बल्कि हम लोग अपनी फूड की उन ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे जिसके लिए हमें अपने देश के फॉरेन रिजर्व को, अनाज को मंगाने के लिए खर्च करना पड़ता है। तो इससे टू वे हम लोगों का फ़ायदा होता कि ना केवल हम अपनी फूड की नीड को खुद पूरा कर पाते, बल्कि हमारा वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, हमारा फॉरेन करेंसी भी बच जाता। तो धीरे धीरे इस दिशा में बहुत सकारात्मक जो थी कोशिशें की गई। तो अब जब हम ये बोलते हैं, जैसे साइंस में अब हम इसको पढ़ें कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन लाए, तो अब आपको पता है कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिन्हें हम हरे पौधों की श्रेणी में डालते हैं, और हेटरोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपनी फूड नीड के लिए ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंडेंट होते हैं, जिसमें हम सारे एनिमल्स, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, सब तरह के लोग आ जाते हैं। तो जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया तो सिर्फ देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि हम एज अ ह्यूमन हमारी सिर्फ खाने की ही नीड है कि सिर्फ हम रोटी ही खाते हैं। हमें रोटी के साथ दाल भी चाहिए, हमें सब्ज़ी भी चाहिए, हमें दूध भी चाहिए, हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। तो अब इसके लिए हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने अलग अलग तरह के रेवोल्यूशन लाए। जैसे सीरियल्स, सीड्स के लिए हम ग्रीन रेवोल्यूशन लाए, तो दूध के लिए हम वाइट रेवोल्यूशन लाए। इसी तरह हम अपने दालों के लिए गोल्डन रेवोल्यूशन लाए, ऑयल के लिए हम येलो रेवोल्यूशन लाए, फिश प्रोडक्शन के लिए हम ब्लू रेवोल्यूशन लाए, और हमने इस तरीके से एक कंपोजिट जो था पूरे देश में अलग अलग फील्ड में अपनी पैदावार को बढ़ाने की कोशिश करी। और इस तरीके से हमने सेल्फ सस्टेन, सेल्फ सफिशिएंट होने की दिशा में बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल कदम उठाया। अब क्या हुआ, जब हमने ये सारी चीज़ें करी ऑब्वियसली, तो हमने बहुत ज़्यादा तेज़ी से, बहुत लार्ज स्केल पर हमने केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना शुरू करा। क्यों? क्योंकि हमें अपनी फसलों को बचाना था, और उनको बचाने का एक तरीका ये है कि हम जो इंसेक्ट्स हैं, जो पेस्ट हैं, जो फसलों को ख़राब करते हैं, उनको मारने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स या अनवांटेड पौधों को हटाने के लिए वीडिसाइड्स का हमने यूज़ करा। तो कुछ सालों में हमारी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी। न केवल हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, बल्कि हम इतने ज़्यादा कैपेबल हो गए कि हम फूड की जो चीज़ें बाहर से मंगाते थे, अब हम उन्हें बाहर की कंट्रीज़ में बेचते हैं। अब ये हम लोग इस चीज़ में इतने कैपेबल हो गए। बट इन द प्रोसेस हमने एक बहुत सारी चीज़ों को ख़राब करा। जैसे हमने इतना ज़्यादा केमिकलाइजेशन, पेस्टिसाइड्स, इतना ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करा कि हमारे सॉइल, हमारा वाटर, हमारी ये सारी चीज़ें जो थी धीमे धीमे पल्यूट होनी शुरू हो गई। जब हमारे सॉइल के अंदर केमिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता चला गया, क्योंकि अब केमिकल है, सॉइल में डाला ताकि पौधा ख़राब ना हो, पौधे ने उसको एब्जॉर्ब करा, अभी हमने करा जाइलम और फ्लोएम के ज़रिए, और वो कहीं ना कहीं जब हमने उन पौधों को खाया तो वो केमिकल एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी में भी होना शुरू हो गया, और कुछ ऐसी डिसीजेज़ जिनके हमने नाम भी नहीं सुने थे हम लोगों को होनी शुरू हो गई, जिन्हें हम आज भी क्वाइट विजिबली काफ़ी सुनते रहते हैं। तो अब हमें समझ आया कि हमें डेवलपमेंट तो करनी है, हमें फूड में सेल्फ सफिशिएंसी तो लानी है, न केवल हमें इतना पैदा करना है फूड को कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, बाकी बाहर भी बेच सकें, बट एट द सेम टाइम हमें वो डेवलपमेंट ऐसे करनी है कि वो हमारी हेल्थ को या हमारी आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन को रिवर्स ऑर्डर में इफ़ेक्ट ना करें, नेगेटिव ऑर्डर में इफ़ेक्ट ना करें। तो इसके लिए एक टर्म आई सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी वो डेवलपमेंट होती है जब हम चीज़ों को इस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं, चीज़ों को इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं कि हम उनको यूज़ करने के लिए अपनी आगे आने वाली जनरेशन के फ्यूचर को ध्यान में रख रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप हैं, हम सब हैं, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम अपने घर में एनर्जी रिसोर्सेज को, बिजली को यूज़ करते हैं। आप स्कूल जाते हैं, आप देखते हैं कि जो आपके स्कूल के वैन है या स्कूल बस है, वहाँ उसमें पेट्रोल डलता है, तो बार बार ना कुछ हमारे सोशल मैसेजेस हमारी ना टीवीज़ और हमारे पेपर्स में हम पढ़ते रहते हैं कि अगर सिग्नल है तो आप गाड़ी के इंजन को बंद कर दीजिए, या आपको समझाया जाता है कि जब आप कमरे में नहीं हैं तो आप पंखा और लाइट को बंद कर दीजिए, कि एनर्जी को बचाने का तरीका यही है कि हम उसको वेस्ट ना करें, जब हमें ज़रूरत है तो हम उसकी उतना ही यूज़ करें। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि एनर्जी रिसोर्सेज को करना है तो कार की कूलिंग कर लें, ऑफिस जाने के लिए जो बड़े आपके पेरेंट्स हैं, इस तरह से हम एनर्जी को बचाने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए,
बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं उस पैसे को, क्योंकि मेरा पैसा है, मैं उस पैसे को खर्च कर सकता हूँ, तो मैं एनर्जी को यूज़ करूँगा, मैं बिजली को फूकूँगा, मैं बिजली को चलाऊँगा, मैं पूरे घर के पंखे लाइट चलाऊँगा, मेरा जब मन आएगा मैं सारा एसी चलाऊँगा, और पेट्रोल, ठीक है मेरा को गाड़ी ठंडी चाहिए तो मैं रेड लाइट पर भी अपना जो है इंजन ऑन रखूँगा, क्योंकि मैं पैसे पे कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ आप पैसे पे कर सकते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन जब आप इन रिसोर्सेज को इस तरीके से वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट करने का क्या मतलब है, जब हम उन्हें उस तरीके से खर्च कर रहे हैं कि हमको उनकी ज़रूरत नहीं है, उस खर्च को हम रोक सकते हैं, तो जब हम उसको वेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस आगे आने वाली जनरेशन के लिए उन रिसोर्सेज को कम करते जा रहे हैं। तो जब हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ आएंगी, जब हमारी आगे आने वाली जनरेशन आएगी, उनके पास उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए वो रिसोर्स ही नहीं बचेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आपको ये समझाया जाता है, ये बताया जाता है कि भले ही आप किसी चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, किसी चीज़ को खरीद सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस चीज़ को, क्योंकि आप खरीद सकते हैं तो आप उस चीज़ को वेस्ट करें। आप जब किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये सोचकर यूज़ नहीं करना है कि आप उस चीज़ के पैसे दे रहे हैं तो आपको उस चीज़ को यूज़ करने का पूरा हक है। आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये सोच के उसको यूज़ करना है कि वो प्रोडक्ट आपने अपनी फ्यूचर जनरेशन से उधार लिया है, बोरो किया है, और उधार जब हम किसी से लेते हैं तो वो उधार हमें रीपे करना होता है, अपने डेट को क्लियर करना होता है। तो जब आप ये सोचकर इस अपनी चीज़ों को, अपने आसपास की रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे कि आपने उन रिसोर्सेज को आगे आने वाली जनरेशन से उधार लिया है, जो उधार आपको पे करना है, तो इस सोच के साथ साथ हम अपनी चीज़ों को वेस्ट करना कम और धीरे धीरे बिल्कुल बंद कर देंगे। और जब हम इस तरह के अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करना बंद कर देंगे तो ऑब्वियसली वो सब चीज़ों, सब लोगों के लिए धीमे धीमे क्या होती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, और ईच एंड एवरी वन ऑफ अस विल बी एबल टू यूज़ इट एट द राइट टाइम इन द राइटियस मैनर। तो ये होती है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो हमारी आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम पिछले 1947 से लेकर अब तक इतने सालों में हम इस चीज़ को सीख पाए कि ना केवल हमें डेवलपमेंट करनी है, ना केवल हमें अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में सेल्फ सफिशिएंसी लानी है, बल्कि हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम को हमें आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए ध्यान में रखना है। किसी भी रिसोर्सेज का जब आप वेस्ट कर रहे हैं, जब आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन को किस तरीके से इफ़ेक्ट करेगी। इस डेवलपमेंट को नाम दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज को करने के लिए हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को शुरू करा। अब इसी के साथ जब, क्योंकि हमारी बॉडी में इतना केमिकलाइजेशन हो गया, इतना पेस्टिसाइड्स, इतना हर जगह वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो गया, तो हमें ये भी समझ में आया कि हमें इतने सारे केमिकल्स का यूज़ करने के लिए, हमें केमिकल्स का जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी हमें एक रिस्ट्रिक्टेड वे को अपनाने की ज़रूरत है। तो टर्म आई हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का टॉपिक हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।